ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको चीजें स्लो मोशन में चलती दिखाई देती हैं, जिसके चलते ये लड़का कैसे कैसे कारनामे करता है आप इस वीडियो में देखोगे। लेकिन मूवी के आखिर में ये वरदान उसके लिए एक श्राप बन जाता है और मूवी पूरी तरह से एक इमोशनल मोड़ ले लेती है। मूवी को आखिर तक जरूर देखना। उम्मीद है ये मूवी देखकर आपको काफी अच्छा फील होने वाला है। कहानी की शुरुआत सीसीटीवी सेंटर से होती है, जहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय अपने अपने काम पर लगे हुए होते हैं। दरअसल इस सेंटर का काम शहर में लगे जगह जगह कैमरों से पूरे शहर की निगरानी करना होता है। अगर ये कहीं पर भी कुछ गड़बड़ या किसी को भी क्राइम करता हुआ देखते हैं तो इसकी जानकारी ये फौरन ही पुलिस को दे देते हैं। इनकी मदद से पुलिस अपराधी को कुछ ही मिनटों में पकड़ पाती है। यहीं पर दो लेडी एम्प्लॉय एक नए एम्प्लॉय के बारे में बातें कर रही होती हैं, जो कि रूम के अंदर भी धूप का चश्मा लगा के रखता है और किसी से बातें भी नहीं करता। वो हमेशा खामोश रहता है, जिसकी वजह से सब लोग उसे पागल समझते हैं। दरअसल इस एम्प्लॉय का नाम जेंगसू होता है और जेंगसू ही इस मूवी का हीरो यानी लीड कैरेक्टर है। जैक के अंदर एक पावर होती है जिसके चलते जैक चीजों को स्लो मोशन में देख सकता है। तभी सीसीटीवी में दो चोर एक चोरी को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। इस चोरी की जानकारी फौरन ही पुलिस को दी जाती है और चोरों पर नजर रखना शुरू किया जाता है। सब लोगों की मॉनिटर पर नजर होने के बावजूद भी वो चोर अचानक से सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता चल रहा होता कि आखिर वो गए कहाँ। तभी यहाँ पर वो नया एम्प्लॉय जेंगसू, जिसे सब पागल समझते हैं, वो अपनी स्लो मोशन में देखने वाली पावर से उन चोरों को आसानी से ढूंढ लेता है, जिसके बाद फौरन ही पुलिस को उन चोरों की लोकेशन दे दी जाती है और वो चोर पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से जैक की तालियों से इस कामयाबी के लिए सराहना की जाती है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होता कि जैक स्लो मोशन में चीजें देख सकता है। जैक स्लो मोशन में कैसे चीजें देख पाता है, इसको जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जब जैंग 5th क्लास में हुआ करता था और इस समय जैंग बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। एक दिन रेस कंपटीशन के दौरान जैंग अपनी दोस्त सुमी को किसी इंडियन मूवी की सीन की तरह स्लो मोशन में देखता है, लेकिन तभी जैंग नोटिस करता है कि उसे सिर्फ सुमी ही नहीं बल्कि बाकी सब चीजें भी स्लो मोशन में दिख रही हैं और तभी से जैंग को ये प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद जैंग के पेरेंट्स उसे डॉक्टर सियोक के पास लेकर जाते हैं, लेकिन सियोक को भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चेक करने के लिए जैंग की तरफ एक बॉल को तेजी से फेंकता है और हैरान तो सब तब हो जाते हैं जब जैंग उस बॉल को काफी आसानी से पकड़ लेता है। डॉक्टर जैंग की बीमारी को समझ जाता है, लेकिन इसके इलाज में काफी पैसे लगने वाले थे, जो कि जैंग के पेरेंट्स के पास नहीं होते। इसलिए डॉक्टर जैंग को फिलहाल के लिए धूप का चश्मा पहनने की सलाह देता है और जैंग के पिता जैंग के इलाज के लिए विदेश चले जाते हैं ताकि वो जैंग की आंखों का इलाज करा सके और जैंग अपनी माँ और बहन के साथ अकेला रहने लगता है। हालांकि ये एक बीमारी तो थी, लेकिन जैंग को इसके काफी फायदे भी थे। स्कूल के बच्चे काला चश्मा पहनने के कारण अक्सर जैंग का मजाक बनाया करते थे। यहाँ पर जैंग की क्रश सुमी ही एक अकेली उसकी दोस्त थी, जो कि उसको बचाया करती थी, लेकिन जैंग का साथ देने की वजह से वो बच्चे सुमी को भी परेशान करने लगे थे। इसलिए सुमी ने डरकर जैंग का साथ देना छोड़ दिया और जैंग बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जैंग अब गुस्से में पूरी तरह से अपनी आंखों को खराब करना चाहता था, जिसके लिए जैंग काफी पास से सारा समय टीवी देखना शुरू कर देता है और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता। हालांकि जैंग की आंखें पूरी तरह से खराब तो नहीं होती, लेकिन काफी ज्यादा टीवी देखने की वजह से जैंग को कोरियन ड्रामा देखने की आदत पड़ जाती है और ड्रामे में दिखाई देने वाली हर चीज को सीख लेता है, जैसे कि लड़का लड़की आपस में किस कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। समय बीतता गया और जैंग के डैड छुट्टी के दौरान भी घर वापस नहीं आते ताकि वो जैंग की आंखों के इलाज के लिए ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि एक दिन काम के दौरान उनकी मौत हो जाती है। समय बीत जाता है और जैंग भी अब बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी जैंग घर के बाहर नहीं निकलता। वो
अभी भी सारा समय घर में ही गुजारता है। जेंग के डैड की मौत के बाद डॉक्टर सियोक ही एकमात्र अकेले इंसान है जो कि जेंग के करीब है। वो जेंग को सलाह देते हैं कि अब उसे बाहर की दुनिया को देखना चाहिए और साथ ही क्योंकि अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब उसे काम करके अपने परिवार की पैसों से मदद करनी चाहिए। जेंग को भी डॉक्टर की बातें समझ आ जाती हैं और क्योंकि बचपन से उसे स्क्रीन देखना पसंद है, इसलिए वो सीसीटीवी सेंटर में काम करना शुरू कर देता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में और इसी सेंटर में हम एक दूसरे कर्मचारी को देखते हैं जो कि जेंग के साथ इसी सेंटर में काम करता है, जिसका नाम सुबियोंग है। सुबियोंग हमेशा से जेंग को खामोश देखता आ रहा है। सुबियोंग को लगता है जेंग को कोई परेशानी है, इसलिए वो हमेशा खामोश रहता है। वो जेंग को नॉर्मल फील कराने के लिए उससे बातें करने की कोशिश करता है ताकि वो भी बाकियों की तरह हंसी खुशी रहे, लेकिन जेंग उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। जेंग से सुबियोंग के जरूरी सवालों का ही जवाब देता है और ज्यादातर खामोशी रहता है। कैमरों की निगरानी करते हुए जेंग नोट करता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितने कदम रखते हैं और इस चीज को वो उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग पर नोट करता है। हालांकि सुबियोंग को जेंग की ये बातें काफी अजीब लगती हैं कि वो ये सब क्यों करता है, लेकिन वो इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहता। सुबियोंग जेंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब जेंग को अपनी बचपन की क्रश सुमी की याद आती है जिसे वो बचपन से पसंद करता है, लेकिन बाद में वो जेंग को छोड़कर चली गई थी। जेंग अगले ही दिन सुमी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। जाहिर है सुमी भी अब बड़ी हो चुकी थी और दिखने में भी बेहद खूबसूरत हो गई थी, लेकिन इसी के साथ सुमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जूझ रही थी क्योंकि उस पर काफी कर्जा होता है, इसलिए कर्जे वाले उसके घर को बेचकर कर्ज चुकाने के लिए कह रहे होते हैं। हालांकि जेंग भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर पाता और बिना सुमी से बातें किए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब जेंग दिन भर कैमरों की मदद से सुमी पर नजर रखना शुरू कर देता है और इस बात को नोटिस करता है कि सुमी पूरा दिन क्या क्या करती है, जैसे कि वो घर से कितने बजे निकलती है और वापस कब आती है। जेंग ये भी नोटिस करता है कि सुमी हर रात एक कॉफी शॉप पर खड़ी होकर अक्सर सोडा पीती है, इसलिए जेंग भी अगली सुबह उसी जगह पर खड़ा होकर सोडा पीता है और वो वहाँ पर सुमी के लिए एक सोफा भी लाकर रखता है ताकि सुमी आराम से बैठकर सोडा पी सके। हालांकि सुमी जब अगली बार आती है तो वो सोफे को नोटिस करती है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, जिसके कारण सुमी बस स्टॉप पर फंस जाती है। जेंग उसको कैमरों के जरिए मॉनिटर पर देख लेता है और अपने दोस्त के साथ एक छाता लेकर सुमी के मदद के लिए निकल जाता है। जेंग सुमी को बारिश से बचाने के लिए एक छाता देता है, लेकिन क्योंकि सुमी जेंग को नहीं जानती थी, इसलिए सुमी को ये अजीब लगता है। उसे लगता है कि वो एक छिछोरा है जो उस पर ट्राई मार रहा है, इसलिए सुमी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब जेंग को कुछ समझ नहीं आता तो अपने फैमिली डॉक्टर सियोक से सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उनकी सलाह मांगता है। डॉक्टर सियोक जेंग से कहते हैं कि उसे सुमी को फूल देखकर इम्प्रेस करना चाहिए। अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन के लिए दौड़ रही होती है क्योंकि उसे ऑडिशन के लिए देर हो चुकी होती है। अब क्योंकि वो ज्यादा लेट हो चुकी होती है, इसलिए सुमी को ऑडिशन फोन पर ही देना पड़ जाता है और सुमी रोड की साइड पर ही गाना गाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े लोग सब लोग उसकी आवाज में खो जाते हैं। जेंग भी वहीं पर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है, जो कि डॉक्टर के कहने पर सुमी के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया होता है। वो उसे फूल देता है, लेकिन सुमी को वो फूल भी पसंद नहीं आते और वो जाने लगती है। तब जेंग उसे सुमी के नाम से आवाज लगाता है। तब जेंग सुमी को बचपन की सारी बातें याद दिलाता है कि कैसे वो एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुमी जेंग को बताती है कि मैं वो सुमी नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। सुमी उनके सरनाम से इस बात को प्रूफ कर देती है कि वो उसकी बचपन की क्लासमेट नहीं है। जेंग भी समझ जाता है
है कि वो एक गलत लड़की के पीछे है, लेकिन जैंग अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसे इसी लड़की से प्यार हो गया होता है। अगले दिन ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर सुमी जैंग का फायदा उठाती है और उससे अपना सारा सामान घर तक ढुलवाती है। जब जैंग वापस लौटने लगता है तब सुमी जैंग से पूछती है कि वो सुमी को क्यों ढूंढ रहा है। जैंग बताता है कि वो उसे बचपन से ही पसंद करता था। अगले दिन जैंग सुमी को मॉनिटर कर रहा होता है, जिसमें सुमी ऑडिशन में सिलेक्शन होने की खुशी में नाच रही होती है और शाम के समय वो सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। जैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दूर से ही सुमी को देखता रहता है। सुमी उसे नोटिस करती है और अपने पास बुला लेती है और अपनी म्यूजिकल स्क्रिप्ट जैंग को देती है और इसके सामने रिहर्सल करना शुरू कर देती है। जैंग उसके अभिनय की तारीफ करता है और अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें सुमी चम्मचों को जैंग की तरफ तेजी से फेंकती है, जिसको जैंग अपनी स्लो मोशन की पावर से आसानी से पकड़ लेता है, जिसके कारण सुमी और बाकी लोग जैंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन जैंग सुमी का उसके घर तक पीछा करता है और रास्ते की हर चीज को नोटिस करता है, जैसे कि सुमी के घर पहुंचने में कितने कदम चलना पड़ता है, और ये सब जैंग एक ड्राइंग बनाकर उस पर नोट कर रहा होता है। म्योंग सुंग जैंग को सीसीटीवी के जरिए ऐसा करता हुआ देखता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि जैंग आखिर करना क्या चाह रहा है। रात को जब सुमी घर आ रही होती है तो वो जैंग को इंतजार करता हुआ पाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातों में काफी समय गुजारते हैं। यहाँ पर सुमी को पता चलता है कि जैंग एक सीसीटीवी सेंटर में काम करता है, जो कि सारा दिन दूसरों पर नजर रखता है। जब ये लोग उस कॉफी शॉप की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सुमी हर रात सोडा पिया करती थी, यहाँ पर पता चलता है कि वो इसलिए यहाँ पर ऐसा करती थी क्योंकि वो कैफे के मालिक को पसंद करती है। सुमी बताती है कि उस ओनर के पास बहुत ही प्यारी सी कार है, इसलिए वो हर रात यहाँ पर आया करती है। अब ये सुनकर जाहिर है जैंग उस कॉफी ओनर से जेलस फील करता है, यहाँ तक कि वो सोफे को भी वहाँ से हटा देता है। इसके बाद वो सुमी को गाड़ी से घुमाने का मन बना लेता है, इस उम्मीद से कि शायद गाड़ी में घूमने के बाद सुमी उसे पसंद करने लगेगी। जैंग सेंटर के सब कर्मचारी से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी के पास भी अपनी खुद की कार नहीं है। अगले दिन वो आदमी जिसका सुमी पर कर्जा है वो वापस से सुमी के पास आता है, यहाँ तक कि वो सुमी से पैसे ना मिलने की सूरत में मारपीट पर उतर आता है, लेकिन सही समय पर जैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और सुमी को उससे बचा लेता है। जिसके बाद सुमी इमरजेंसी बेल बजाकर जैंग का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो जानती है कि जैंग उसको मॉनिटर कर रहा है। अगले दिन ये दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बिताते हैं। घर लौटते समय जैंग सुमी से पूछता है कि अगर उसके पास कार होगी तो उसका क्या करेगी। सुमी बताती है मैं उसमें बैठकर समुद्र की यात्रा किया करती और वही समुद्र किनारे बैठा करती। अब क्योंकि जैंग के पास तो कार नहीं है, इसलिए वो पास ही के बस चालक पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो उसे रात के समय ग्राउंड में मिलता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, ताकि वो सुमी को कार में तो नहीं कम से कम बस में तो घुमा ही सके। बस चालक से दोस्ती करने के चक्कर में वो सारा दिन उसी की बस में बिताता है और आखिर में वो उसे सुमी को ओशियन में घुमाने के लिए मना लेता है। अगले दिन जैंग सुमी को उसी के स्टॉप से बैठा लेता है और ये ओशियन के सफर के लिए निकल जाते हैं। अब सुमी भी जैंग की इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। अब बॉर्डर पे पहुंचकर ऑफिसर इनकी बस को रोक देता है। वो कहता है कि भाई इस बस के पास दूसरे स्टेट में जाने का परमिट नहीं है,
इसलिए ये बस आगे नहीं जा सकती। हालांकि यहाँ पर सब मिलकर ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और इन्हें वापस लौटना पड़ता है। अब सीसीटीवी सेंटर पर इनका बॉस इन्हें कहता है कि शहर में कुछ महिलाओं का अपहरण होने की रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए वो सबको यहाँ पर हाई अलर्ट पर रहने के लिए बोलता है। इस समय जैंग सुमी को मॉनिटर कर रहा होता है। तभी जैंग देखता है कि सुमी अचानक से गायब हो गई है। अब जैंग घबरा जाता है कि कहीं ये किडनैपर का तो काम नहीं, इसलिए वो भागता हुआ जाता है। पर क्योंकि उसको सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है, जिसके कारण जैक रास्ते में ही गिर जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि सुमी बस उसके साथ प्रैंक कर रही थी। दरअसल वो देखना चाह रही कि क्या जैंग उसकी फिक्र करता भी है या नहीं। अब क्योंकि जैंग उसके खातिर दौड़ता हुआ आया है, इसलिए अब सुमी को भी जैंग से कहीं न कहीं प्यार हो जाता है और जैंग का चश्मा निकाल कर उसे पहली बार किस करती है। इसके बाद जैंग सुमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। तब सुमी उसे अंदर बुलाने लगती है, लेकिन इनके सारे प्लान पर पानी तो तब फिर जाता है जब ये घर के अंदर पहले से ही कर्जों वालों को देखते हैं, जो सुमी के घर के सामान को इधर उधर फेंक रहे होते हैं और उसके साथ काफी बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। अब ये सब जैंग देखता है। वो सुमी की मदद करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अब उसकी आंखें पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई होती हैं और वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता। अब कर्जों वालों के जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और उस सामान को इकट्ठा करने लगते हैं जो कर्जदारों ने फेंक दिया था। उन्हीं में सुमी को वो ड्राइंग मिलती है जो बचपन में जैंग ने उसके लिए बनाई थी और यहाँ पर इस बात का खुलासा हो जाता है कि सुमी ही वो लड़की है जिसे जैंग बचपन से ही पसंद करता है और सुमी भी इस बात को स्वीकार करती है कि उसने उस समय झूठ बोला था कि वो लड़की नहीं है बल्कि कोई और है। अगली सुबह जैंग अपने डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि अब उसकी आंखें पहले के मुकाबले काफी धुंधला दिखा रही हैं। अब डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब जैंग डॉक्टर की इस बात से ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन वो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा और यही सब वजह थी कि वो मॉनिटर पर लोगों के कदमों को नोट करता था ताकि जब वो पूरी तरह से अंधा हो जाए तब ये सब उसके काम में आए और वो बिना आंखों के भी सुमी के घर तक जा सके। इधर सुमी भी कर्ज वालों से तंग आकर अपने घर को बेचकर उनका कर्जा चुका देती है और एक शॉप पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो यहीं पर काम करेगी और यही अब उसका घर है, इसलिए वो यहीं पर रहा करेगी। दुकान वालों से बातें करते हुए जैंग भी उसे सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटर कर रहा होता है। तभी एक दूसरी कर्मचारी को सुमी के पास ही की जगह पर एक किडनैपर की कार दिखाई देती है। फौरन ही पुलिस को उस किडनैपर की कार के बारे में जानकारी दी जाती है और इधर जैंग को भी सुमी कहीं पर भी नहीं दिख रही होती। अब जैंग घबरा जाता है कि कहीं सुमी किडनैप तो नहीं हो गई, इसलिए वो उसे बचाने के लिए साइकिल से सड़क पर निकल जाता है, लेकिन बदनसीबी से जैंग रास्ते में अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो देता है और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, इसी कारण वो गिर जाता है। अब ब्यूंग सू उसे कैमरे के जरिए मुसीबत में देख लेता है और उसकी मदद के लिए निकल जाता है। इधर जैंग देखता है कि सुमी को एक किडनैपर ले जा रहा है। वो सुमी की तरफ भागता है, जिसकी वजह से किडनैपर वहाँ से चला जाता है और जैंग सुमी को बचा लेता है, लेकिन उसी समय एक गाड़ी से टकराने से सुमी जैंग को बचा लेती है, क्योंकि अब जैंग पूरी तरह से अंधा हो चुका है। पुलिस आती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाने लगती है। सुमी के जाने के बाद अंधा जैंग अकेला खड़ा रह जाता है, लेकिन यहीं पर जैंग का दोस्त ब्योंग सू उसकी मदद के लिए आ जाता है, जिससे मिलकर जैंग रोने लगता है। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और इसी बीच सुमी भी काम में काफी बिजी हो जाती है, जिसके कारण वो जैंग से नहीं मिलती। लेकिन जब उसे जैंग की याद आती है
तो वो अक्सर सीसीटीवी की तरफ देखकर हाय हेलो करती है, क्योंकि सुमी को अभी भी यही लगता है कि जैंग उसे सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होगा। उसे क्या पता जैंग पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसका पता सुमी को तब चलता है जब वो जैंग को एक कॉफी शॉप में देखती है। सुमी जैंग को हेलो करती है, लेकिन क्योंकि अब वो देख नहीं सकता इसलिए वो अपनी स्टिक निकालता है और वहाँ से निकल जाता है। सुमी जैंग की ये हालत देखकर काफी टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो चुपचाप जैंग का पीछा करते करते एक आर्ट गैलरी में चली जाती है। सुमी वहाँ अपनी काफी सारी पेंटिंग देखती है जो कि जैंग ने उसके लिए बनाई होती है, जिनको देखकर सुमी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि जैंग भले ही अंधा क्यों ना हो गया हो, उसे सुमी का चेहरा अच्छे से आज भी याद है। जैंग बिना देखे आज भी सुमी की पेंटिंग बना सकता है। अगले दिन सुमी जैंग का फिर से पीछा करती है। तब जैंग उसे अचानक से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। अब सुमी समझ जाती है कि जैंग को पता है कि वो उसका पीछा कर रही है। वो उसे आज भी महसूस कर सकता है। अब इसके बाद सुमी भागकर जैंग को गले लगा लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए